हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए कपलिंग कांस्टेंट पर एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं हमारे का। देन कपलिंग कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट जो बचे हुए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन किया जाए। तो देखिए एक एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। देखिए CH3 CH2 Cl, सपोज ये कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड में दो टाइप के प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स A एंड B। ठीक है, प्रोटॉन A का ट्रिपलेट होगा क्योंकि इसके एडजेसेंट पे दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में आएगा। प्रोटॉन B का जो सिग्नल होगा, दो प्रोटॉन जो आपका यहाँ पे है केमिकल इक्विवेलेंट, इनका जो सिग्नल होगा वो क्वार्टेट फॉर्म में आएगा क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे तीन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो ये हो गया आपका क्वार्टेट सिग्नल और ये हो गया ट्रिपलेट सिग्नल। ठीक हो गया। अब इसके सिग्नल को मैं यदि इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा यदि मैं रिप्रेजेंट करूं तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। देखिए, ठीक है, ये TMS का लेवल है 0। देन A प्रोटॉन शील्डेड होंगे, B प्रोटॉन डीशील्डेड होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के क्लोजर हैं और ये तीन प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के फार्दर है। ठीक है, तो जो ट्रिपलेट सिग्नल होगा A का वो आपका TMS के क्लोजर होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा A प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। तो ऐसा कुछ होगा, इंटेंसिटी रेशियो 1:1 फॉर्म में रहेगा भैया। ये A प्रोटॉन का सिग्नल, सपोज आप इसको कंसिडर कर लें 1, चलिए इतना ही मान लें 1 ppm। कोई मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, ये मैं आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये A प्रोटॉन का ट्रिपलेट हो गया। B प्रोटॉन का जो आपका क्वार्टेट है वो थोड़ा सा डाउनफील्ड होगा या डीसिल्डेड सिग्नल होगा। सपोज आप कंसिडर कर लो कि आपका ये 3 ppm पे आपका क्वार्टेट है, 1 3 3 1 के रेशियो पे आपका इसका इंटेंसिटी रहेगा। ठीक है ना, ये हो गया वो इंटेंसिटी रेशियो 1:3:3:1 या 1:2:1। ये सब पास्कल ट्रायंगल मेथड से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये देन ये है B प्रोटॉन का जो सिग्नल है, ये किसका है? ये B प्रोटॉन का सिग्नल है। ये किसका था? A प्रोटॉन का सिग्नल। इसमें दो स्प्लिटेड पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। J B का सिग्नल है, B प्रोटॉन, सॉरी क्वार्टेट कौन सा है? ये क्वार्टेट है B प्रोटॉन का सिग्नल और किसने स्प्लिट किया? A ने स्प्लिट किया, इसलिए JBA। ये A प्रोटॉन का सिग्नल है, B ने स्प्लिट किया था, JBA। ये होगा यहाँ किसी भी दो स्प्लिटेड पीक्स के बीच का डिस्टेंस आप ले लो, JAB। ठीक है, ये है भी आपका JAB, ये गैप, ये डिस्टेंस इक्वल टू JBA। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं ये वैल्यू कितना है? 10 हर्ट्ज का है। ठीक है, JAB इक्वल टू JBA इक्वल टू कितना है? 10 हर्ट्ज। जो प्रोटॉन एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करते हैं उनके लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। तो दोनों के लिए वैल्यू कितना रहेगा? 10 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, अब मान लें कि आपका इस समय हमारा जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी था वो कितना था भैया? 100 मेगाहर्ट्ज था। इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जब हम ये स्पेक्ट्रा प्लॉट कर रहे थे 100 मेगाहर्ट्ज था, तो ये हमको स्पेक्ट्रा आपको ऑब्टेन हो गया। अब सपोज आप मान लिए कि भैया इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है? 300 मेगाहर्ट्ज है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है? 300 मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो स्पेक्ट्रा होगा उसका मैं रिप्रेजेंटेशन आपको दूं तो देखिए इस टाइप का कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। ठीक है ना, देखिए ये आपको इसका स्पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। देखिए ये जो TMS है, TMS को 0 पॉइंट ले लिया आपने, ये डेल्टा स्केल है। इसमें जो आपका 1 था ये थोड़ा सा आपका स्केल शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये कंसेप्ट आपको डिफाइन कर रहा हूं। ये है ना JAB, ये है JAB। ठीक हो गया।
ये 1 ppm। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। ये हम पहले केमिकल शिफ्ट वाले कंसेप्ट में बता चुके हैं कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे आपका 100 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे थे तो ए प्रोटॉन का जो ट्रिपलेट था वो 1 ppm पे था, और स्प्लिट करने के बाद थोड़ा सा लेफ्ट राइट शिफ्टिंग हो जाती है। नॉर्मल जो आपका नॉन स्प्लिटेड पीक होता है तो 1 ppm पे, ठीक है। और इस पे 100 की जगह 300 मेगाहर्ट्ज करेंगे तब भी आपका 1 ppm होगा। थोड़ा सा ये आपका स्केल जो है आपका वो एक्सपेंडेड होगा, तो आपका 1 ppm थोड़ा सा ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। एंड 3 मेगाहर्ट्ज जो आपको दिखेगा, सॉरी 3 ppm जो दिखेगा आपको, ये 3 ppm आपका कहीं यहां दिखेगा भी आपका, ये होगा ना, क्वार्टेट आ रहा है। ये 1 के रेशियो में रहेगा, 3 ppm ही होगा। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करेगा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करने पर। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 100 से 300 कर लिया तो ये ग्राफ थोड़ा सा आपका मोर रिजोल्यूटेड फॉर्म में आपको दिखेगा। जो आपको ये क्या है, पीक्स क्लोजर दिख रहे थे, 1 ppm और 3 ppm क्लोजर दिख रहे थे, अब 1 ppm और 3 ppm थोड़ा सा एक दूसरे से काफी दूर दिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों, इसको मैं एक्सप्लेन करूं। ये B क्या है, प्रोटॉन का सिग्नल है, ये A प्रोटॉन का सिग्नल है। इतने आपको बात समझ में आ जाना चाहिए कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और ये कपलिंग कांस्टेंट J B प्रोटॉन का सिग्नल A ने स्प्लिट किया, J AB A प्रोटॉन का सिग्नल B ने स्प्लिट किया ट्रिपलेट में, ये हो गया। तो यहां पर भी JAB इक्वल टू JBA रहेगा, इक्वल टू आपका कितना रहेगा 10 हर्ट्ज। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करने पर न केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चेंज होगी। प्रोटॉन्स की दो डिफरेंट टाइप के जो प्रोटॉन है 1 और 3 यहां भी थे, 1 और 3 यहां भी है, ठीक है। और नहीं आपका जो कपलिंग कांस्टेंट J की वैल्यू उसमें कोई चेंज आएगा। ये तब भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। केमिकल शिफ्ट 1 और 3 तब भी था, 1 और 3 अब भी, ठीक है। केवल डिफरेंस क्या है कि ये जो पीक्स है एक दूसरे दूर दूर दिख रहे हैं, ठीक है। बीच का गैप क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो पीक्स जो होंगे बिल्कुल वेल सेपरेटेड फॉर्म में आपको अपीयर होने लगेगा। लेकिन केमिकल शिफ्ट या कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मैं डिफाइन करता हूं। देखिए जब आप 100 मेगाहर्ट्ज पे थे तो केमिकल शिफ्ट डेल्टा इक्वल कितना होता है, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू ओ होता है। डेल्टा न्यू क्या हुआ, टीएमएस के रिस्पेक्ट में आपका इंडिविजुअल पर्टिकुलर टाइप के प्रोटॉन का जो क्या है, जो आपका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, ये हो गया, अपॉन म्यू हुआ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपका कितना गया 100 मेगाहर्ट्ज है, ठीक हो गया। तो ये जो आपका डेल्टा न्यू की वैल्यू होगी, इसको आप 100 पुट करोगे, हर्ट्ज में होता है, तो तब जाकर के डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इस केस में, ऊपर वाले केस में 1 ppm आने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेल्टा न्यू है, डेल्टा न्यू मतलब टीएमएस के प्रोटॉन का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और जो ये आपके 3 प्रोटॉन है ए प्रोटॉन, उनके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, ये आप कह सकते हैं उसमें कितना था, कितना है 100 हर्ट्ज होगा। 100 हर्ट्ज होगा तब तो 100 कैंसिल, तब जाकर के डेल्टा की वैल्यू कितना 1 ppm आएगा आपका, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये हो गया 100 हर्ट्ज। और ये जो आपका दूसरा प्रोटॉन था उनका जो केमिकल शिफ्ट है वो कितना आ रहा है 3। तो इनका केमिकल शिफ्ट 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 3 लानी है तो डेल्टा इक्वल टू, ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी तो 100 हर्ट्ज है, ठीक हो गया। डेल्टा न्यू की वैल्यू भी हम सपोज हम इसको 300 हर्ट्ज रखेंगे, सॉरी ये मेगाहर्ट्ज होगा, ये हम 300 जब पुट करेंगे तभी तो आपका कितना आएगा भैया 3 ppm आएगा ना, समझ गए ना। तो 100 मेगाहर्ट्ज के ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ जब काम कर रहे हैं तो उस समय क्या है डेल्टा न्यू, डेल्टा न्यू का मतलब क्या हुआ, ये CH2 के जो 2 प्रोटॉन है, B प्रोटॉन जिसको हम कह रहे हैं, उनका
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टीएमएस के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये होगा आपका 300 हर्ट्ज के डिस्टेंस में। ठीक हो गया, इतने तो बात इस वाले की आ गई। अब मैं 300 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा हूं, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा न्यू अपॉन न्यू ऑपरेटिंग। अब मैंने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज किया हुआ है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज हो गया, तो मैं डेल्टा न्यू की वैल्यू कितना रखूंगा कि डेल्टा की वैल्यू 1 आए, क्योंकि केमिकल शिफ्ट तो उतना ही रहना है, 300 हो या 100 हो। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ए प्रोटॉनों के लिए आपका क्या था 1 ppm था, तो नीचे भी 1 ppm आना है। तो 1 ppm आने के लिए इसको इक्वल टू 1 ppm आना है, तो इसको मैं कितना पुट करूंगा ऊपर वाले को, इसको 300 पुट करना पड़ेगा। ये हो गया, तब कैंसिल होगा, तब जाकर के डेल्टा की वैल्यू कितनी है 1 पार्ट पर मिलियन आएगा। तो ये जो गैप होगा इस केस में, ये गैप कितना है इसमें 300 हर्ट्ज होगा। ये 300 हर्ट्ज डेल्टा न्यू की वैल्यू 300 हर्ट्ज होगी, तभी तो आपका 300 मेगाहर्ट्ज के ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डेल्टा की वैल्यू 1 आएगा ना। तो डेल्टा न्यू 3 हर्ट्ज मतलब टीएमएस के प्रोटॉन का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ए प्रोटॉन का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज के क्या है 300 हर्ट्ज ज्यादा होगा उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन इस वाले को डिफाइन करें, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा न्यू अपॉन न्यू ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है नीचे 300 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, 300 मेगाहर्ट्ज, तो इसको कितना पुट करेंगे कि हमारा ये वैल्यू कितना आ जाएगी, हमको 3 ppm लाना है, क्योंकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 100 हो या 300 हो, डेल्टा वैल्यू यहाँ बी प्रोटॉन का आपका 3 ppm था, तो यहाँ भी 3 है, तो 3 कब आ सकता है जब इसको आप 900 हर्ट्ज पुट करेंगे, 3 सीधा 9, तब जाकर के 3 आएगा। इसका मतलब आपका ये डेल्टा न्यू का मतलब टीएमएस के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बी प्रोटॉन का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा होगा 900 हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो ये गैप कितना हो गया आप इस केस में, ये गैप हो गया आपका 900 हर्ट्ज। आई बात समझ में। तो अब देखो ऊपर आपका इन दोनों के बीच में इसका कितना था 100, इसका कितना था 300, दोनों के बीच का गैप कितना था 200 हर्ट्ज का था। अब जहां ये 300 पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है या इसका सिग्नल अपीयर हो रहा है और बी प्रोटॉन का सिग्नल 900 हर्ट्ज पे अपीयर हो रहा है टीएमएस के रिस्पेक्ट में, तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा 600 हर्ट्ज हो गया। बढ़िया, तो बीच का जो गैप है पहले 200 हर्ट्ज था, अब कितना हो गया 600 हर्ट्ज हो गया। बढ़िया, तो इससे आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यदि आप वेरी कर भी लेते हैं तो केमिकल शिफ्ट एज वेल एज कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपका 10 हर्ट्ज यहां भी था, 10 हर्ट्ज यहां भी है, तो इनमें कभी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन जो आपके सिग्नल्स हैं वो आपका वेल सेपरेटेड हो जाएंगे, बिल्कुल वेल डिफाइंड फॉर्म में आपको अपीयर होने लगेंगे। ये बहुत क्या है आपका इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्या है आपके दिमाग में रखने वाला स्टेटमेंट है कि आपका यदि स्पेक्ट्रल लाइंस को आपने वेल सेपरेटेड फॉर्म में आपको गेन करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा ले। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो दिख रहा है ना जो पीक्स क्लोजर थे वो अब थोड़ा सा फार्दर हो गए एक दूसरे से, लेकिन केमिकल शिफ्ट उतना ही रहेगा, कपलिंग कांस्टेंट उतना ही रहेगा। बार बार करें इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाएगा। चलिए इस आपका क्या कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता हूं, इसी से रिलेटेड देखिए कपलिंग कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट को डिफाइन करना है। ठीक है ना, देखिए चलिए देखिए भैया, अब ये कहते हैं कि जो कपलिंग कांस्टेंट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं या कपलिंग लूप भी कहते हैं हम। एक होता है शॉर्ट रेंज कपलिंग, एक होता है आपका लॉन्ग रेंज कपलिंग। ठीक है, एक शॉर्ट रेंज कपलिंग, एक लॉन्ग रेंज कपलिंग। शॉर्ट रेंज कपलिंग होता है भी आपका जिनको हम क्या कहते हैं 2J कपलिंग कहते हैं या 3J कपलिंग कहते हैं। सपोज दो प्रोटॉन हैं जो एक दूसरे को कपल कर रहे हैं। सपोज एक ही कार्बन से ये दो प्रोटॉन हैं, ठीक हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे Cl था, यहाँ पे H था, ठीक हो गया। तो ये दोनों प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट हैं।
तो ये दोनों एक दूसरे के सिग्नल को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटॉन जो एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करते हैं या कपल करते हैं, वो कितने क्या है, बॉन्ड से सेपरेटेड है, दो बॉन्ड से, एक ये है एक ये, दो बॉन्ड से सेपरेटेड से 2J कपलिंग कहते हैं, या इसी को हम जेमिनल कपलिंग भी कहते हैं। एक ही कार्बन से दो प्रोटॉन है, नॉन इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल कपलिंग कहते हैं, ठीक है। देन ये देखिए दो प्रोटॉन है, एक HAHB एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, अगल बगल के कार्बन पे प्रेजेंट है, तो कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है, 3 बॉन्ड से सेपरेटेड है। तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करेंगे क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट है, तो इसको कहते हैं 3J कपलिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी दो प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट कराते हैं, वो एक दूसरे से 2 कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड होगा, तो उसको 2J कपलिंग कहेंगे, और 3 कोवलेंट बॉन्ड से सेपरेटेड होगा तो उसको 3J कपलिंग या विसिनल कपलिंग, इसी को जेमिनल कपलिंग कहते हैं, ठीक है। बाय चांस आपका मोर देन 3 बॉन्ड सेपरेटेड है, J4J या 5J, तो इस टाइप की कपलिंग क्या कहलाती है, लॉन्ग रेंज कपलिंग। लॉन्ग रेंज कपलिंग के लिए एक कंडीशन आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जब भी आपका 4J या 5J कपलिंग कहीं पे दिखेगा, तो उसमें एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड जरूर होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। तो जैसे ये एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, इसमें देखिए ये है, सपोज यहाँ पे OH, यहाँ पे HA HB HB HC, ठीक हो गया। ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है, 3 बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो ये तो आपका 3J कपलिंग हो गया। इसको ऑर्थो कपलिंग भी कह सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पे है, 3J कपलिंग। इसकी वैल्यू आती है आपका 7 to 8 हर्ट्ज के आसपास होता है, ठीक है। ये इसी का नाम क्या कहते हैं, क्या मैंने यहाँ पे 3J कपलिंग को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो कपलिंग कह सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये जो है वो क्या है, 1 2 3 4, एक बॉन्ड ये है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, 4 बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो ये हुआ लॉन्ग रेंज कपलिंग, 4J कपलिंग। ये कपलिंग की जो वैल्यू होती है 1 to 3 हर्ट्ज के आसपास रहता है आपका, 4J लॉन्ग रेंज है, मेटा कपलिंग भी कह सकते हैं इसको। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो प्रोटॉन है, ये जस्ट क्या है आपका, बिल्कुल क्या है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो इसके लिए आपका 5J कपलिंग। ये वाली 0 से 1 हर्ट्ज के आसपास होता है, पैरा कपलिंग कह सकते हैं, बहुत लो कपलिंग है, अप्रॉक्स क्लोजर टू 0 मानते हैं इसको, ठीक है। ये तो लॉन्ग रेंज कपलिंग की बात आई। और शॉर्ट रेंज कपलिंग में आपको ये क्या है, 2 टाइप के, जेमिनल एंड विसिनल कपलिंग आपको याद होना चाहिए। अब एक आपका इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन आता है, कार्पलस इक्वेशन आता है, जहां पर भी आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होते हैं, जैसे ये है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस समय ये क्या है, 3J कपलिंग है, ये और ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, तो इनके बीच में जो कपलिंग होगा कौन सा कहलाएगा आपका, 3J कपलिंग, 3 बॉन्ड से सेपरेटेड है, ठीक हो गया। तो इस 3J कपलिंग में, वो भी सारे 3J कपलिंग में नहीं, ऐसे 3J कपलिंग में या विसिनल कपलिंग में जहां पर क्या है, बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन कैसा होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, या कोई साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, जैसा आपका सपोज आपका ये कोई एक साइक्लिक कंपाउंड है ना, यहां पर भी आपका रोटेशन कैसा होता है, आपके रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पर भी होता है, वहां पर 3J कपलिंग के लिए आपका क्या है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए किसने, कार्पलस इक्वेशन का प्रपोजल दिया गया आपका, ठीक है। तो किसकी हेल्प से निकालेंगे, कार्पलस इक्वेशन की हेल्प से 3J कपलिंग में कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को आप गेन कर सकते हैं। कब, जबकि आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, या तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में होगा, या आपका साइक्लिक सिस्टम में होगा, विसिनल कपलिंग है, 3J कपलिंग समझ होंगे आप। तो ये इक्वेशन है, देखिए भैया, कपलिंग कांस्टेंट J, ठीक है ना, इक्वल टू होता है 8.5 cos²
स्क्वायर थीटा माइनस 0.28। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है कपलिंग कांस्टेंट J इक्वल टू 9.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28। ठीक है, फॉर डायहीड्रल एंगल 0 to 90 डिग्री। ठीक है, फॉर डायहीड्रल एंगल 90 to 180 डिग्री। ठीक है, डायहीड्रल एंगल समझते ना, एक कार्बन से जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है और एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है, जिनके बीच में आप कपलिंग करें, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाता है आपका डायहीड्रल एंगल। इस कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड और उसके बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है, उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसको डायहीड्रल एंगल कहते हैं। यदि डायहीड्रल एंगल 0 और 90 के बीच का है तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे कि कपलिंग कांस्टेंट G की वैल्यू गेन करेंगे, और ये 90 से ऊपर है तो आपका इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से आपका एक जनरल जो आपका ग्राफ आएगा वो इस टाइप का आएगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। J की वैल्यू हम किस में लेंगे, हर्ट्ज में। ठीक हो गया, तो ये आपका इस टाइप का ग्राफ आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसके आसपास आपका दिखेगा। तो 0 डिग्री पे आपका मैक्सिमम है, 90 पे मिनिमम हो गया और 180 पे फिर मैक्सिमम हो गया, क्योंकि कॉस ये सब थीटा पे डिपेंडेंट होगा। कॉस थीटा कितना, 0 कितना होता है आपका 1 होता है, कॉस 90 कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है, कॉस 180 आपका कितना हो जाएगा -1 हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी चेंजेज आएगा इस टाइप का ग्राफ का आपका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। ये कुछ आपका कपलिंग कांस्टेंट से रिलेटेड रिमेनिंग कांसेप्ट अभी है, इसको कोशिश करें कि इसको पूरा अच्छे से क्या क्लियर किया जाए, ताकि आपको कपलिंग कांस्टेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।